पश्चिमी यूपी के कोने कोने से, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वही जनसलाब को देख सकता है। भारत मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा।
अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का। भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है।
जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे। उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर
कर योग्य आय पर टैक्स जीरो करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ, सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा, जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा, तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को लेकर के जाने वाला है। साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत, यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी, तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में, तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था। याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं। क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है,
तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है। बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं, इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इन महामिलावटी लोगों को ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं। ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख
जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया। कैसी कैसी बातें बोली, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथियों, अगर कोई, जरा आप ध्यान से समझिए, अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या? अरे सेट रेडी है क्या? अरे भाई सेट लगा दो। अरे सेट लागू हुआ होगा क्या नहीं? ऐसा आता है कि नहीं शब्द? थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और
अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए-सैट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारें चलाई हैं, कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवाड़ किया है। हमारी वायुसेना नया लड़ाकू विमान मांग रही थी, उनकी सरकार फैसले टालती रही। विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की परीक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। 21वीं सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला भी टाला जाता रहा। भाइयों और बहनों, ये लोग भारत को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके हिसाब पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा डुलमुल रवैया अपनाते रहे। साथियों, इन लोगों की राजनीति तभी चलती है जब देश कमजोर रहे, जब देश को ये लोग बंटे रहे, समाज में दीवारें हो, खाई हो। ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास ये उनको मंजूर नहीं है।